वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हमने सभी विषयों के प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं और अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं। आप सभी ने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल में जाकर देख सकते हैं और साथ साथ उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हमारे संभावित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और साथियों, चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जब तक हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि कौन सा कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दैनिक गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक गति के कारण, तीसरा ऑप्शन है छमाही गति के कारण और फोर्थ है तिमाही गति के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। क्या है? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आप सभी को पता होगा पृथ्वी अपने घूर्णन पर, अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, उसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1, पृथ्वी पर दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या प्रश्न है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 बृहस्पति ग्रह, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है यूरेनस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति, यानी जो पृथ्वी का जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? वो है हमारा बृहस्पति। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों, ये जो आपको बता दूं मैं, जो हमारा जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें सौरमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है बुध ग्रह और फोर्थ ऑप्शन होगा नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर है बुध ग्रह। तो जो हमारा सौरमंडल है उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? धारा को इंग्लिश में हम करंट भी बोलते हैं। तो जो हमारी अगुलहास धारा है यह किस महासागर में बनती है या बहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर में, सेकंड ऑप्शन है हिंद महासागर में, थर्ड ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में और फोर्थ है अन्य किसी छोटे मोटे महासागर में। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर, यानी कि जो इंडियन ओशन है वहां पर अगुलहास धारा बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हिंद महासागर। साथियों, आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा जिसमें आपको बता दूं, जो हमारा थार का रेगिस्तान है वहां से ग्रीष्म ऋतु में एक धारा चलती है, गर्म हवा चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लू। तो इसी प्रकार की हवाओं या धाराओं को ऐसा नाम दे दिया जाता है, कभी अगुलदास, कभी चिनूक, ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न है। तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? वो बनती है हिंद महासागर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे भीतरी वाली भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो हमारी पृथ्वी मेनली 3 तरीकों से बनी हुई है। तो जो सबसे ऊपर है वो है भूप्रपटी। क्या है? जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम भूप्रपटी बोलते हैं, और जो हमारी मिडिल वाली है उसको हम प्रावार बोलते हैं, और जो लास्ट वाली है उसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। भूप्रपटी, प्रावार और क्रोड, इन तीनों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ते का, सेकंड ऑप्शन है निकिल और तांबे का, थर्ड ऑप्शन है लोहा और जस्ते का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लोहा और निकिल का। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा और निकिल। क्या है? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, लोहा और निकिल से जो हमारा पृथ्वी का क्रोड वाला भाग बना हुआ है वो लोहा और निकल मेनली 2 धातुओं से मिलकर बना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? क्या है प्रश्न? की जो हमारा मैग्नीज होता है उसके उत्पादन में भारत की सेकंड रैंक है, तो प्रथम नंबर पर फर्स्ट रैंक कौन से देश के पास है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है रूसी संघ यानी कि जो वर्तमान का रूस है, थर्ड ऑप्शन है कनाडा और फोर्थ है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्या है? रूस। तो मैग्नीज के उत्पादन में दूसरे नंबर पर तो भारत आता है, लेकिन फर्स्ट रैंक पर कौन आता है? तो रूस आता है। तो नंबर 1 रैंक हो जाएगी रसिया के पास और नंबर 2 रैंक हो जाएगी हमारे इंडिया के पास। तो मैग्नीज उत्पादन में कौन है सेकंड स्थान पर? वो है रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राजील,
सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा अमेरिका। यानी कि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन करता है, तो वो कर रहा है अमेरिका देश। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है, तो कोयला मेनली 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है और पीट है। फिर से रिपीट कर दूं, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। और सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, वो कर रहा है अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या है प्रश्न कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ओसाका को, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो को, थर्ड ऑप्शन है नागासाकी को और फोर्थ ऑप्शन है याकोहामा को। तो इसका करेक्ट आंसर है ओसाका, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ओसाका शहर को। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का मैनचेस्टर हम किस शहर को बोलते हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसको पिन कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा। तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो ओसाका शहर को बोला जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सेकंड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा बाल गंगाधर तिलक। क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है, इसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के गदर यानी कि जो उस समय विद्रोह हुआ था 18, या उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था। तो पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा ऑप्शन है जॉन मथाई और फोर्थ है अन्य। तो क्वेश्चन इजी हो गया है, वैसे आपने पढ़ रखा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। क्या है, कैनिंग, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग और जॉन मथाई इनका कहीं से संपर्क भारत से नहीं है, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। क्या है प्रश्न कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था ने, दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज ने, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज ने और फोर्थ ऑप्शन है अन्य किसी संगठन या समाज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्य समाज ने। किसने, आर्य समाज ने। तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया है, ये आर्य समाज ने दिया है। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और बाद में इन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा भी दिया था, यानी कि इंडियन इंडिजिनियस पीपल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। कौन कौन से पर्वतमाला है, तो विंध्याचल है और सतपुड़ा है। तो इन पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी बहने वाली नदी कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी नर्मदा नदी, सेकंड ऑप्शन है सिंधु नदी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी और फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो हमारा राइट आंसर है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो बहती है हमारी नर्मदा नदी। और ये भारत के 2 भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करती है। साथ ही जो नर्मदा नदी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टा बहती है, हम नॉर्मल भाषा में कहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो फंड है वो किस संस्था ने बनाया है। तो पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, सेकंड ऑप्शन है डीएलएफ ने, थर्ड ऑप्शन है सेबी ने और फोर्थ ऑप्शन है अन्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सेबी ने। तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो बनाया है सेबी ने, जो कि हमारे देश में मेनली शेयर मार्केट स्टॉक का काम देखता है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है, वो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे भारत में जितने भी इन्वेस्टर आते हैं देशी और विदेशी, उन सभी के पैसों पर और जो भी कंपनियों के शेयर वगैरह होते हैं उन पर निगरानी करती है, देखरेख करती है। तो ये भारत की प्रमुख एक वित्तीय संस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की जो फंड हमारे किस संस्था ने बनाया है, यह बनाया है सेबी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहां पर स्थित है। क्या है, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहां पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केरल राज्य में, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में और फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहां पर,
कर्नाटक राज्य में। तो कुंडापुर और जो करवार वनस्पति संस्थान है ये कहाँ पर है हमारे, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। और करवार में तो हमारी इंडियन जो नेवल है उसका भी बेस है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है साथियों, इसका हम अनेक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसका जो पानी है वो हम सिंचाई के लिए भी लेंगे, पेयजल के लिए भी लेंगे, फिर जो इस पर बड़े बड़े बांध बनते हैं उनसे हम बिजली उत्पादन भी करते हैं, साथ ही जो बाढ़ का पानी आता है वो भी इनसे हम नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ी होती है और इनको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कावेरी नदी पर, सेकंड ऑप्शन है गंडक नदी पर, थर्ड ऑप्शन है दामोदर नदी पर और फोर्थ ऑप्शन है यमुना नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। किस पर, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। क्या है प्रश्न कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, सेकंड ऑप्शन है केटनोम परमाणु संयंत्र, थर्ड ऑप्शन है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ये भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम यूके बोल देते हैं, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो यूके है ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, सेकंड ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, फोर्थ ऑप्शन है स्कॉटलैंड तथा वेल्स और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। क्या है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ पर सी आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम। तो जो यूनाइटेड किंगडम है ये मेनली 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें इंग्लैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है और वेल्स शामिल है। तो टोटल 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके बनाते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी लंदन है। तो 4 देश कौन कौन से फिर से रिपीट करते हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यहाँ तक कि इन चारों देशों की आपने देखा होगा क्रिकेट टीम भी अलग अलग है, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स का एक क्रिकेट बोर्ड है, बाकी स्कॉटलैंड की और आयरलैंड की क्रिकेट टीम भी अलग है। बाकी इन 4 देशों का एक समूह है, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था। यानी कि मैं आपको बताया कि इसमें हिस्ट्री के भी आएंगे, जियोग्राफी क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े हमारे साइंस के भी आएंगे, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। तो आपका प्रैक्टिस सेट है, तो ऐसा हम जब तक आपका एग्जाम चलेगा आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। तो आगरा शहर को किसने बनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, सेकंड ऑप्शन है अकबर ने, थर्ड ऑप्शन है बहलोल लोदी और फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण या इसको बसाया था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। क्या है प्रश्न कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी लिपि क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुमुखी, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मी, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी और फोर्थ ऑप्शन है हायरोग्लाइफिक्स। क्या है, हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राह्मी। यानी कि अशोक के जितने भी शिलालेख लिखा गए हैं वो किस में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है कि जो बिहू नृत्य होता है वो किस राज्य का प्रमुख लोकप्रिय उत्सव है। फर्स्ट ऑप्शन है असम राज्य का, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा राज्य का, थर्ड ऑप्शन है बिहार का और फोर्थ ऑप्शन है बंगाल का। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। किसका है, असम। तो जो बिहू है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हमारे असम राज्य का ये एक लोक नृत्य है। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। गुवाहाटी से कंफ्यूज नहीं होना है, असम की राजधानी है हमारी दिसपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। क्या है प्रश्न, जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये कहाँ पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान निकोबार में, सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप में, थर्ड ऑप्शन है केरल में और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रामेश्वरम से कुछ दूरी पर ही ये स्थित है, वहां से आप इसको देखने जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, वो है चेन्नई। क्या है, चेन्नई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उनको संबोधित किया था। यानी कि उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी में काफी ज्यादा अलग अलग अंतर था, यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी बापू थे वो अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब यूके कमजोर हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस हिंसा करने के लिए तैयार थे। फिर दोनों की राह अलग अलग हो गई। तो लेकिन फिर भी आप रिस्पेक्ट देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का कितना था महात्मा गांधी जी के प्रति। उन्होंने उनको राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? क्या है प्रश्न? जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है ये कहां पर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है लंदन में, तीसरा है बंबई में, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लंदन में। कहां पर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था? तो वो लंदन शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल को, सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी को, और फोर्थ है लोकमान्य तिलक को। तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार पटेल को। इनको क्या बोलते हैं हम? लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सरदार पटेल को। और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही गुजरात में बनाई गई है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर क्यों रखी गई है? क्योंकि जो बिहार की गुजरात की जो विधानसभा है उसकी वहां पर भी जो विधानसभा सीटें हैं वो है कितनी? 182, 182। यही कारण है कि जो हमारे सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर है, और इनको हम देश का लौह पुरुष बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने कहा था? क्या है कि जो बापू थे हमारे राष्ट्रपिता, इनको अधरंगा फकीर किसने कहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर ने, सेकंड ऑप्शन है जिन्ना ने, थर्ड ऑप्शन है चर्चिल ने, और फोर्थ है माउंटबेटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है चर्चिल। किसने? विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसने हमारे महात्मा गांधी को क्या बोला था? अधरंगा फकीर बोला था। और साथ ही जो विंस्टन चर्चिल था ये बहुत बड़ा हत्यारा था। क्या था? हत्यारा था। जो बंगाल में फेमाइन आया था, बंगाल में जो भूखमरी आई थी, उसका मेन कॉज थी क्या है? वो विंस्टन चर्चिल की कुछ नीतियां थी, यानी कि भारत में गेहूं चावल होने के बावजूद भी इसने क्या करा था? यहाँ का गेहूं और चावल को बाहर के देशों में डाइवर्ट कर दिया था, जिससे कि बिहार में एक बहुत बड़ा फेमाइन भूखमरी आ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हत्यारा भी है। तो महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने कहा था? वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? यानी सबसे ज्यादा उनके जीवन पर किसका प्रभाव था महात्मा गांधी जी के? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम बर्नार्ड शो, सेकंड ऑप्शन है हमारा लियो टॉल्स्टॉय, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? जो लियो टॉल्स्टॉय है इनसे महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इजी है। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आंसर देता हूँ। 1869 में पोरबंदर गुजरात। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? क्या है? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पहला ऑप्शन है रजनीत सिंह, सेकंड ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक देव, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय, जिनको हमने क्या बोला था? पंजाब केसरी की इनको उपाधि दी गई थी, पंजाब केसरी की। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके साथ हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देंगे, साथ साथ संभावित प्रश्न सेट भी देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? क्या है प्रश्न? कि कौन सी जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वर्ण रेखा, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है गंडक, और फोर्थ है हमारा कोसी। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों स्वर्ण रेखा। जो स्वर्ण रेखा नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक और कोसी ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी की हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। गंगोत्री गोमुख से निकलती है उत्तराखंड से, और जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वहां पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी कि कौन सा हमारा ऐसा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम मणिपुर राज्य, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड,
थर्ड है हमारा असम और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ अपनी सीमा कौन साझा करता है, वो करता है अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है, वो है ईटानगर। क्या है, ईटानगर। और जो भारत और चीन की जो सीमा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्या प्रश्न है कि कितने वर्षों के अंतराल में हम प्रत्येक वर्षों के अंतराल में हम राष्ट्रीय जनगणना करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष के अंतराल में, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष के अंतराल में, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष के अंतराल में, और फोर्थ ऑप्शन है 25 वर्ष के अंतराल में। तो साथियों जब भी राष्ट्रीय जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कब, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। जैसे कि हमारी लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में होना चाहिए थी, लेकिन बाद में कोविड आ गया तो अभी 2023 तक वो नहीं हो पाई है, पेंडिंग पड़ी है। तो 24 या 25 में होने का अनुमान है। तो कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में हमारी जनगणना होती है। और सबसे पहले जनगणना कब करी गई थी, तो 1881 में। याद रखें आप, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि सबसे प्रथम भारत में सबसे पहले जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो 1881 में आयोजित करी गई थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल पार्क है हमारा कांजीरंगा, ये किस राज्य में स्थित है। तो पहला है उड़ीसा राज्य में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है असम में, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पर, बहुत फेमस है हमारा कांजीरंगा, ये किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा का बहुत एक फेमस हमारा नेशनल पार्क है, वो है एक तो सिमलीपाल है और दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, कभी हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, वो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य से, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण से, तीसरा ऑप्शन है दूध के आयात से, और फोर्थ है डेयरी के विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 डेयरी के विकास से। जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है, भारत में जो पशुपालक हैं उनको दूध का उत्पादन बढ़ाना, पशुओं की अच्छी ब्रीड उपलब्ध कराना, ताकि हम दुग्ध के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। तो जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध कैसे है, डेयरी के विकास प्रोग्राम से है। और आज हम अमूल देखते हैं साथियों, वो इसी की देन है, डेयरी विकास प्रोग्राम की। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। धान मतलब पेडी यानी कि चावल। तो इसकी खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो पहला देखेंगे हम सख्त मिट्टी यानी कि जो कठोर होती है, सेकंड ऑप्शन है काली मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है दोमट मिट्टी, और फोर्थ ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोमट मिट्टी। क्या है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो होती है दोमट मिट्टी। और इसको हम बोलते हैं, इसका अन्य नाम है एल्यूवियल सोइल। क्या है, ये इसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते थे दोमट मिट्टी को। तो चाहे दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, या एल्यूवियल मिट्टी हो, ये एक ही प्रकार की मिट्टी, बस नाम अलग अलग है। और जो धान की खेती होती है पेडी की, उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारत के कौन से शहर में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित है। यानी कि भारत के कौन से शहर में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी स्थापित है या उसके प्लांट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नागपुर में, सेकंड ऑप्शन है रायपुर में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल में, और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ में। तो साथ ही जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर आपको BHEL, क्या है, BHEL भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा भोपाल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि और औद्योगिक को दिया जाता है। साथियों यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं, टाइप गलत हो गए हैं। तो इसका मैं बता दूं कि जो भारत में हरित क्रांति है यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत के, वो हैं स्वामीनाथन जी। कौन है, स्वामीनाथन जी। इनका हाल में भी देहांत भी हो गया है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको देश से थे। और अगर हम भारत की बात करें तो है स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ स्वामीनाथन, है ना। ये चारों हमारे ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए हैं, चलता है क्योंकि चैनल 1 में आर्मी है, मैं सब कुछ इस चैनल पर देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जो हमारा राणा प्रताप सागर है ये किससे संबंधित है। क्या है, जो राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम सौर ऊर्जा से, सेकंड ऑप्शन है सिंचाई से, थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जल विद्युत से। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल विद्युत से, यानी कि हाइड्रो पावर यहाँ पर जनरेट होता है। तो जो राणा प्रताप सागर है किससे संबंधित है, ये जल विद्युत से संबंधित है। और जो हमारा राणा प्रताप सागर है कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। इस पर चंबल नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। यानी सबसे ज्यादा दूरी किस दिन होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 22 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी को,
फोर्थ ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन है 4 जुलाई को, और फोर्थ ऑप्शन होगा 21 सितंबर को। तो साथियों, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई के दिन। कब? 4 जुलाई के दिन। और उसको क्या बोलते हैं हम? अपसौर बोलते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसको अपसौर बोलते हैं, और सबसे निकट होती है उसको उपसौर बोलते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वो होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? आपने देखा होगा ऊपर अशोक स्तंभ बना होता है और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो इसको हमारे किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है ईस्ट उपनिषद से, दूसरा है मंडोक उपनिषद से, थर्ड ऑप्शन है कठ उपनिषद से, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मंडुक उपनिषद से, या इसको हम मंडको उपनिषद भी बोल देते हैं। इससे जो हमारी जिसकी टैगलाइन है सत्यमेव जयते यानी सत्य सदा जीत होती है, ये किससे लिया गया है? तो मंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्या है प्रश्न? वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा परीक्षा में रिपीट होता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा है सामवेद से, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद से, और फोर्थ है अथर्ववेद से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद से। किससे? जो साहित्य गायत्री मंत्र है हमारा, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सबसे प्राचीन हमारा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही है। और जो ये हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः वाला, ये भी हमने ऋग्वेद से ही लिया है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या है प्रश्न? जो हिंदी है वो हम किस लिपि में लिखते हैं? तो पहला ऑप्शन है पर्शियन में, दूसरा ऑप्शन है रोमन में, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी में, और फोर्थ ऑप्शन होगा पाली में। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनागरी में। तो जो साथियों हिंदी की लिपि है वो कौन सी? देवनागरी लिपि है। और इसको हम ऐसे सीधा लिखते हैं। कैसे? ऐसे, यानी उर्दू में से ऊपर उल्टा लिखते हैं, लेकिन इसको हम कैसा लिखते हैं? सीधा सीधा लिखते हैं। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वो देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? क्या है जो ब्राह्मी लिपि है इसको सबसे पहले पढ़ने लायक यानी कि उसको समझा था किसने, उसको स्पष्ट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जेम्स प्रिंसेप ने, सेकंड ऑप्शन है जॉन मार्शल ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन एक फ्लिट ने, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? ये ब्रिटिश विद्वान था। तो इसने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम 21 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, और फोर्थ है 23 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। क्या है? 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। और साथ ही जो हमारे प्रैक्टिस सेट है काफ़ी कॉम्प्रेहेंसिव होने वाले हैं। हम कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो परीक्षा में आपसे पूछा है और यहाँ नहीं रहे। जैसे कि हमने एक दो नेशनल पार्क डाल दिए, नदियों से क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ पर जो अलग अलग डे होते हैं उनसे क्वेश्चन डाल दिए। जैसे हमारे आगे प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। तो आप सारी वीडियो जरूर देखें हमारे, जो भी आगे हम अपलोड करेंगे, और जो हमने अपलोड कर दी हैं उनको भी आप जरूर देखिए। आपकी तैयारी बिल्कुल एक्स्ट्रा लेवल पर हो जाएगी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 29 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त के दिन। कब? 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। और इस बार तो जो हमारा एशियन खेल है इसमें भारतीय एथलीटों ने, या यूँ कहें हम भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत कमाल कर दिया। टोटल मेडल कितने जीते हमने? 107। कितने? 107। और जो थोड़ा मैं आपको करंट बता दूं कि जो हमारा एशियन गेम है इसको होस्ट किसने किया था? चाइना ने किया था, हंजो शहर ने। किसने? हंजो शहर ने। और इसमें क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलों को भी शामिल किया गया था। इन दोनों में भारत ने अपना गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा शूटिंग में हमने अच्छे मेडल जीते, एथलीट्स में हमने अच्छे मेडल जीते। यानी कि कुल मिलाकर इस बार का जो एशियन गेम है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और अच्छा रहा प्रैक्टिस के लिहाज से भी, क्योंकि आगे हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 12 अगस्त के दिन, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर के दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर के दिन, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 दिसंबर। यानी कि जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है उसको हम 2 दिसंबर के दिन एक्नॉलेज या वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब हो जाएगा? 2 दिसंबर के दिन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 14 फरवरी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 24 फरवरी, थर्ड ऑप्शन है 28 फरवरी, और फोर्थ ऑप्शन है 21 फरवरी।
देखिए आप क्वेश्चन को टफ बनाया गया है, चारों में फरवरी फरवरी दिया गया है, तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं कभी कभी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाता है, ये माना जाता है 24 फरवरी, यानी कब 24 फरवरी के दिन हम मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम 26 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा 14 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर के दिन। तो हिंदी दिवस को हम कब मनाते हैं? उसको मनाते हैं हम 14 सितंबर के दिन। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, और हम किनके उपलक्ष्य में मनाते हैं ये आप बता दें तो क्या बात है। तो शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू, राम राम।